राधे राधे दोस्तों। आज हम साइंस के टॉपिक में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा पार्ट है मेरुरज्जु। फर्स्ट पार्ट में हमने मस्तिष्क ब्रेन के बारे में पढ़ा था, दूसरा पार्ट है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु है जो हमारे मस्तिष्क का असिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों सहायक। यानी यदि मेरुरज्जु नहीं हो तो क्या हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है ना। तो ये हमारा मेरुरज्जु हमारा असिस्टेंट कहलाता है मस्तिष्क का। इसके साथ में दोस्तों ये मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए मेरुरज्जु हुई सहायक है ना। तो और मेरुरज्जु हमारे शरीर में 45 सेंटीमीटर लगभग 45 सेंटीमीटर का होता है ना। तो दोस्तों बात करते हैं मेरुरज्जु की। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार से नियंत्रण करती है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं दो प्रकार से हमारे शरीर में नियंत्रित करती है। फर्स्ट है दोस्तों कपाली प्रतिवर्ती क्रिया, और सेकंड तरह से ये है दोस्तों ये मेरु प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो दोस्तों दो प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित करती है हमारे शरीर का। फर्स्ट है कपालीय प्रतिवर्ती क्रिया, और सेकंड नंबर है मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। है ना। तो दोस्तों हम कपाली प्रतिवर्ती क्रिया सबसे पहले पढ़ेंगे। कपाली प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है दोस्तों? तो मेरुरज्जु के अंदर कपाली प्रतिवर्ती क्रिया हमेशा मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित रहती है। किसके द्वारा नियंत्रित रहती है? मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित रहती है दोस्तों। परंतु दोस्तों कपाली प्रतिवर्ती क्रिया याद रखना दोस्तों, ये तात्कालिकता नहीं होती, यानी इसमें तात्कालिकता का गुण नहीं पाया जाता है ना। कहने का मतलब इसमें कुछ समय लगता है। जैसे दोस्तों हम प्रतिवर्ती क्रिया आप एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ आएंगे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जैसे हम कोई अच्छे भोजन को देखकर लार मुंह से आना, ये किस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया होगी दोस्तों? याद कीजिएगा, ये कपाली प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है दोस्तों। इसमें अच्छे भोजन को देखकर लार आना ये एक प्रकार का कपाली प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया में ये अचानक लार नहीं आती है, इसमें कुछ समय लगता है, यानी 5-10 सेकंड लगती है ना। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड है मेरु प्रतिवर्ती क्रिया। दोस्तों मेरु प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है दोस्तों? मेरु प्रतिवर्ती क्रिया में कुछ समय लगता है। क्या लगता है? सॉरी, कुछ समय भी नहीं लगता है, यानी ये तत्कालिकता संपन्न होती है। क्या होती है? तात्कालिकता। तो मेरु प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होती है? तात्कालिकता होती है, इसमें समय नहीं लगता है, यानी ये हाथों हाथ होती है। और इसको ध्यान रखना, इसको पहले दो भागों में विभक्त कर रखा है। मेरु प्रतिवर्ती क्रिया को खुद को कितने भागों में विभक्त कर रखा है? खुद को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। तो प्रतिबंधित और दूसरा है अप्रतिबंधित। दोस्तों प्रतिबंधित मेरु प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर याद कीजिएगा, प्रतिबंधित के अंदर पहले इसको सीखने की आवश्यकता होती है ना। इसमें समय नहीं लगेगा, परंतु पहले सीखने की आवश्यकता होती है। प्रतिबंधित क्रिया में तात्कालिकता होती है, ये दोनों तात्कालिकता है, परंतु प्रतिवर्ती के अंदर सबसे पहले प्रतिबंधित में मेरु प्रतिवर्ती के अंदर प्रतिबंधित में पहले सीखने की आवश्यकता होगी दोस्तों। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं है ना, तो शुरू में साइकिल को हमारे को क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है, और सीखने के बाद में हमारी ये आदत में परिवर्तित हो जाती है, और आदत में परिवर्तित हो जाने के बाद में ये प्रतिवर्ती क्रिया कौन कराता है दोस्तों? मेरु कराता है। मेरु प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा संपन्न होता है। अब हम मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ये हमारे को क्या है? कुछ भी
महसूस नहीं होता। हम किधर भी देखकर इस साइकिल को हम इधर उधर देख करके भी साइकिल को चला सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले सीखने की आवश्यकता, जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग है, पहले सीखने की आवश्यकता होती है, बाद में हमारा हाथ सीख जाता है। इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया अपने आप करने लग जाता है। तो इस प्रकार का प्रतिवर्ती क्रिया को प्रतिबंधित के अंदर शामिल किया गया है। तो प्रतिबंधित क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों साइकिल चलाना, कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करना, है ना। तो ये दोस्तों प्रतिबंधित के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों एक प्रतिबंधित के अंदर पहले सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये समय के अनुसार होता है दोस्तों, है ना। तो जैसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, है ना, तो ये क्या है, अप्रतिबंधित क्रिया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है टांग पर टांग रखना, ये भी क्या है, अप्रतिबंधित क्रिया है ना। तो अप्रतिबंधित के अंदर पहले सीखने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें अप्रतिबंधित के अंदर क्या हो दोस्तों, सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा हुआ मेरुरज्जु, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हमने दो भागों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बांटा था। फर्स्ट था मस्तिष्क और सेकंड था मेरुरज्जु। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका थर्ड नंबर तंत्रिका तंत्र की। तो फर्स्ट हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़ लिया था, है ना। फर्स्ट के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये हमने पढ़ लिया। इसमें हमने पढ़े थे मस्तिष्क और मेरुरज्जु। सेकंड नंबर है परिधीय तंत्र का अंदर। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र और थर्ड नंबर है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, इसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। शॉर्टकट में इसको लिखते हैं दोस्तों पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसको लिखते हैं दोस्तों एनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, है ना। और इसको दोस्तों सीएनएस लिखते हैं दोस्तों, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। तो दोस्तों इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, मेरु परिधीय तंत्रिका तंत्र, मेरु और कपालीय परिधीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों मेरु के अंदर 31 जोड़ी होती है दोस्तों तंत्रिका तंत्र, जबकि कपालीय के अंदर दोस्तों 12 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र है हमारे दोस्तों वेगस तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र, बड़ी तंत्रिका तंत्र हो गई हमारी, यानी सबसे बड़ी बिग ऑफ और नर्वस सिस्टम ऑफ है वो है हमारा वेगस तंत्रिका तंत्र, वेगस। इसके बाद बात करते हैं सबसे, ये लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी तथा मोटी, ये होगी दोस्तों लंबी, है ना। सबसे लंबी तंत्रिका वेगस तंत्रिका, सबसे बड़ी तथा मोटी तंत्रिका तंत्र हो जाएगी दोस्तों हमारी सियाटिका तंत्रिका तंत्र, सियाटिका तंत्रिका तंत्र। इसी प्रकार से दोस्तों सबसे छोटी तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो छोटी तंत्रिका तंत्र होती है दोस्तों एब्यूशेन, एब्यूशेन। ये दोस्तों एब्यूशेन तंत्रिका तंत्र होती है दोस्तों, सबसे छोटी तंत्रिका तंत्र होती है ना। अब बात करते हैं दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र के बाद में अगला टॉपिक हमारा रहेगा थर्ड नंबर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों इतना ही है ना। तो दोस्तों अगली बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त
तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर रखा है दोस्तों, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी के अंदर क्या होगा दोस्तों, अनुकंपी, और दूसरा है परानुकंपी। दोस्तों इस प्रकार अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है दोस्तों, एपिनेफ्रिन तथा प्रोएपिनेफ्रिन दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों, एपिनेफ्रिन और प्रानोएपिनेफ्रिन दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हृदय की धड़कन, दोस्तों हृदय की धड़कन, पुतली का फैलना और रक्त दाब का बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, अनुकंपी क्या करती है, रक्त दाब, हृदय धड़कन, तथा पुतली आदि का बढ़ाना व फैलाना। दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों, ये दोस्तों लार तथा पाचन को घटाता है। लार और पाचन क्रिया को क्या करता है, घटाता है। और प्राणोकंपी के अंदर क्या होगा दोस्तों, एसिटाइलकोलिन नामक एक हार्मोन रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन हार्मोन क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर लार और पाचन क्रिया घटाती थी दोस्तों, इसका उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, लार और पाचन क्रिया बढ़ेगी और रक्तदाब, हृदय धड़कन तथा पुतली आदि क्या होगी, यहाँ पर घटेगी, है ना। यानी धड़कनें कम, यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर पुतली कम फैलेगी और यहाँ पर रक्तदाब बिल्कुल कम होगा, है ना। तो ये इस प्रकार से परानुकंपी का लक्षण होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो इस प्रकार से हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र बात की दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित रोग या मस्तिष्क से संबंधित विकार। अगला है हमारा मस्तिष्क से संबंधित विकार। मस्तिष्क विकार, दोस्तों मस्तिष्क में संबंधित विकार का अंदर सबसे फर्स्ट विकार है एल्जाइमर। एल्जाइमर, एल्जाइमर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे एल्जाइमर के अंदर जो सबसे ज्यादा जो पढ़ाई करता है या जो अत्यधिक दिमाग का परिश्रम करवाता है, तो वो बुढ़ापे के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसको याद रखने की क्षमता हो जाती है, खो जाती है, यानी धीरे धीरे उसकी याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण को एल्जाइमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्जाइमर कहा जाता है। 6 नंबर दोस्तों मस्तिष्क का विकार है पार्किंस। क्या है, पार्किंस। पार्किंस के अंदर क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार के रोग में, पार्किंस के रोग में क्या होगा दोस्तों, विकार में मस्तिष्क का विकार है पार्किंस। पार्किंस के अंदर दोस्तों ये होगा कि जैसे जैसे हम हमारी आयु बढ़ेगी, तो कहने का मतलब ये बुढ़ापे में होता है दीदी, है ना। तो बुढ़ापे के अंदर क्या होती है, वहां मस्तिष्क की मांसपेशियां होती है, मस्तिष्क की मांसपेशियां और हाथ की मांसपेशियां कार्य करना धीरे धीरे बंद कर देती है। यानी इसका दोनों का आपस में, मस्तिष्क की मांसपेशियां और हाथ की मांसपेशियां, उन दोनों का आपस में संपर्क टूट जाता है। इस प्रकार का विकार पार्किंस कहलाता है। जैसे हम कई बार देखते हैं बूढ़े लोग होते हैं जिसका हम कुछ पानी की गिलास देते हैं तो उसका हाथ ऐसे डगमगाने लग जाता है, क्योंकि उसकी मस्तिष्क की पार्किंस के कारण मस्तिष्क और हाथ की मांसपेशियां है, दोनों की संपर्क टूट जाती है। क्योंकि हम बीच में यदि हम उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, बीच में यदि हम उसको कुछ कहते हैं तो उसका ध्यान हमारी तरफ हो जाता है और वो जो भी हमने पेय पदार्थ दिया है या भोजन दिया है तो वो नीचे गिर जाता है कई बार। तो ये पार्किंस के कारण होता है। किसके कारण होता है, पार्किंस के कारण होता है। तीसरा दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित रोग है मृगी। मृगी
मिर्गी क्या होता है दोस्तों? मिर्गी होती है दोस्तों साइंस के अंदर, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, मिर्गी होती है मस्तिष्क के अंदर कभी कभार संवेदी तंत्रिका होती है। क्या होती है? मस्तिष्क में संवेदी तंत्रिकाएं होती है ना। तो मस्तिष्क के अंदर ये संवेदी तंत्रिका क्या हो जाती है, कई बार डिस्चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्चार्ज, यानी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है कभी कभी ऊर्जा की। इसी प्रकार की संवेदी तंत्रिका क्या हो जाती है, कुछ समय के लिए यानी 1 या 2 मिनट के लिए क्या हो जाती है, डिस्चार्ज होने के कारण ये मृगी रोग होता है। ये भी दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित है। अगला दोस्तों इसी का एक पढ़ते हैं दोस्तों, अगला विकार है जो हाइड्रोसिफेलिस। और मेनिंजाइटिस। हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोसिफिलिस होता है जो मस्तिष्क के अंदर हमारे 150 ग्राम जो द्रव्य होता है, वो द्रव्य कई बार क्या होता है दोस्तों, किसी कारणवश से उधर द्रव्य समाप्त होता है, जिसके कारण मस्तिष्क के अंदर हमारे सर दर्द है, इस प्रकार का क्या होता है, विकास होता है। इस प्रकार वो हाइड्रोसिफिलिस कहलाता है ना। ताकि ये हाइड्रोसिफिलिस के अंदर जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क के अंदर जितनी भी मांसपेशी है उसको घर्षण को क्या करती है, कम करती है। इसी प्रकार से आता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर ये क्या होता है दोस्तों, मेनिंजाइटिस उसको कहेंगे दोस्तों, मस्तिष्क के अंदर यदि कभी कभार जीवाणु संक्रमित कर दिया हो जाता है, जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाने के कारण हमारा मस्तिष्क दर्द करने लग जाए, तो इस प्रकार का विकार मेनिंजाइटिस कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये साइंस के अंदर आपको अच्छी तरीके से विकार समझ में आया होगा दोस्तों। अगला वीडियो हम कल अच्छी तरीके से इससे अगला पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों, थैंक यू।